करते हुए फिर स्वागत है सनशाइन क्लास 563 में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा जो 12वीं है आपका, जिसका फर्स्ट चैप्टर ईट मन के तथा अस्थियां, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात कर रहे थे। हमने लगभग हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने बहुत सी चीज़ों को पढ़ लिया था। हमने कई टॉपिकों को हमने खत्म कर लिया था। हमारा एक टॉपिक बचा था हड़प्पा सभ्यता की खोज, जो पेज आपका 19 नंबर पे है। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस सभ्यता की। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कोई भी टॉपिक एकदम डिटेल में पढ़ाता हूँ, यदि उस टॉपिक से पेपर में शॉर्ट या लॉन्ग प्रश्न पेपर में आता है या वेरी लॉन्ग प्रश्न पेपर यदि पेपर में आता है, तो आप चीज़ों को रटने की बजाय आप चीज़ों को ऐसा पढ़े हो कि आप बहुत ही आसानी से उसका जो है प्रश्न का उत्तर दे सके। इसलिए इसमें एक एक शब्द का अर्थ जानते हुए पढ़ेंगे तथा चीज़ों को जो पेपर में जो प्रश्न आता है उसके अकॉर्डिंग भी हम देखते हुए चलेंगे। तो देर ना करते दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। यदि आप उसमें कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो अगले वीडियो में मैं आपके नाम के साथ में उस प्रश्न का उत्तर देने का एकदम पूरी कोशिश करूँगा, या कमेंट में ही मैं उसके जवाब दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब यहाँ सवाल उठता, हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सी चीज़ें को पढ़ लिया था, लेकिन हम यहाँ पाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, किसने की थी और कब हुई थी, इससे शायद एमसीक्यूज एक बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी या कब हुई थी। तो दोस्तों एमसीक्यू के लिए 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप ध्यान से एमसीक्यू के लिए कुछ आपको फैक्ट मिलेंगे, उसको आप नोट डाउन कीजिएगा। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया, यानी अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे पहलुओं को, यानी वहाँ के व्यापार को, वहाँ के नारी नियोजन को, दुर्गों के बारे में, किलों के बारे में, व्यापार के बारे में, उद्योगों के बारे में, हमने बहुत सी चीज़ों के, उनके सभ्यताओं के बारे में हमने क्या विश्लेषण किया, हमने देखा। ठीक है दोस्तों, इस संदर्भ में किया कि किस प्रकार पुरातात्विकों ने, इस संदर्भ में किया कि किस तरह पुरातात्विकों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षण इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा। यानी हमने इस तरह से उनका अध्ययन किया, इस तरह से क्या बता रहा है कि हमने पढ़ा कि जो पुरातात्विक है उन्होंने भौतिक अवशेष देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष दोस्तों, भौतिक अवशेष में आपको मालूम है, जैसे कि किले हो गए, सिक्के हो गए, कोई लिखित साक्ष्य हो गए, मोहरे स्टैंप हो गया, मोहरे हो गए, बर्तन हो गए, ये सारे भौतिक साक्ष्यों में आते हैं। इन्हीं के आधार पे पुरातात्विकों ने क्या किया, इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा। लेकिन क्या बता रहे, लेकिन एक और कहानी भी है किस प्रकार पुरातात्विकों ने सभ्यता की खोज की। लेकिन एक और कहानी है कि पुरातात्विकों ने किस प्रकार इस सभ्यता की खोज की। यानी हमने भौतिक अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता के बारे में हमने बहुत सी चीज़ पढ़ा है। उन अवशेषों के माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता के, इस अवशेषों के मानने में हमने हड़प्पा जो सभ्यता है इसके व्यापार के बारे में पढ़ा, व्यापार के बारे में पढ़ा, उसके सामाजिक जीवन के बाद सामाजिक हमने जो जीवन है, हमने सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा, हमने इसकी सारी संरचना को पढ़ा। हमने ग्रामीण एवं हमने शहरी जो संरचना उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने सभी चीज़ों के क्या इन्हीं के आधार पे ही पढ़ा। सामाजिक प्रथाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, इन सभी चीज़ों का शासन है कि नहीं है, इस पे अपवाद था, इसके बारे में हमने कुछ चीज़ों को फैक्ट को रूप में हमने देखा था। हमने नगरी
नियोजन के बारे में हमने नियोजन के बारे में नियोजन के बारे में हमने देखा कि नगरों का नियोजन किस प्रकार करते थे। इन सभी कुछ चीज़ों के बारे में हमने क्या भौतिक अवशेष, जो हमारे भौतिक अवशेषों के माध्यम से ही हमने देखा, जो हमारे भौतिक अवशेष थे, ये भौतिक अवशेषों के माध्यम से ही हड़प्पा सभ्यता के इन सभी चीज़ों, विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण हमने किया। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की और कैसे की, कब हुई। तभी यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक नंबर में बता देता हूँ दोस्तों। एक नंबर में एमसीक्यू के रूप में आ सकता है कि सिंधु घाटी में खोजा गया जाने वाला पहला शहर कौन था, किसने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, या किस समय हड़प्पा सभ्यता की खोज, इस तरह का प्रश्न आ सकता है एक नंबर में एमसीक्यू में आपका। देखिए दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गया। नहीं, जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए थे, धीरे धीरे लोग उनके विषय में भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्र शताब्दियों बाद, यानी यानी सैकड़ों या बहुत सारे समय शताब्दियों बाद, कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए यह हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता है। अभी ये जब नष्ट हो गया पूरी तरह से, नष्ट हो गया पूरी तरह से आपका, तो लोग धीरे धीरे इसके क्या हुआ, लोग इसको भूल गए थे। और फिर कुछ समय बाद इसी के जगह पे कुछ समय बाद, कई शताब्दी बाद, इसी जगह पे नई शताब्दी का उद्भव हुआ। नए लोग आए बसने के लिए, आए बसने के लिए। तो जब ये लोग नए लोग आए बसने के लिए, तो इनके साथ क्या घटना घटी। देखिए धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ लोग भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में शताब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वो यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण, अथवा खेत की जुताई के समय, या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती से सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं का क्या अर्थ है। यानी ये बताया जा रहा है दोस्तों, अब समझिएगा कि यह हड़प्पा जो सभ्यता था कुछ इस प्रकार, मान लीजिए ये तो अब नष्ट हो गया पूरी तरह से, जो यहाँ के लोग मर गए, नष्ट हो गए, तो उसके ऊपर फिर एक नई सभ्यता क्या आकर, एक नई सभ्यता आके रह गई। इसके ऊपर क्या एक नई सभ्यता आकर रहने लगी इन क्षेत्रों पे। जब ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कृषि करते थे, तो इनको क्या होता था, वो कुछ औजार मिल जाता था, कुछ अपरिचित वस्तुएं मिल जाता था, या कभी खजाने की खोज में या जमीन पर क्या खुदाई करते थे, तो इनको कुछ नए नए चीज़ें जब मिल जाती थी, तो इसका ये समझ नहीं पाते थे आखिर जमीन के अंदर ये जो चीज़ें, अपरिचित चीज़ें मिल, उसका क्या मतलब था। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर खेती कर रहा है, तो खेती करते समय उसके खेत में कोई अपरिचित चीज़ें मिल जाती, जिसका मतलब ही नहीं समझ पाता था, क्योंकि ये वो चीज़ें जो निकलती थी इनके सभ्यता से बिल्कुल भिन्न होती थी। या कभी बारिश की वजह से खेतों में मिट्टी का बहाव हो गया, कटाव, उसकी वजह से कुछ चीज़ें मिल गई। या कभी लोग खजाने की लालच में जमीन की खुदाई करते थे, कुछ मिल जाता था। तो ये लोग क्या कर, उन चीज़ों से समझ नहीं पाए, उसको बस ऐसे नेगलेक्ट करे कि बस ऐसा ही कुछ होगा, उसको फेंक दे करते थे। हालांकि धन संपत्ति जैसे मिला होगा, जैसे सोने चांदी या तांबे, तो शायद इसका कुछ प्रयोग करते होंगे। लेकिन बाकी चीज़ें जो अपरिचित है, जिनको कोई जानते ही नहीं थे, तो शायद उसको फेंक ही देते थे। तो इसमें क्या दिक्कत कि ये अदा खाता, कभी कभी धरती की सतह, एक मिनट में इसको यूज कर दूं, तो दिया कि समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पूरा वस्तुओं का क्या अर्थ लगाए। जो अपरिचित है, जो पूरा वस्तु, जो पुरानी वस्तु, तो प्राचीन समय की वस्तु से ये क्या अर्थ लगाए, तो इसको क्या लोग फेंक देते थे। अब देखिए कनिंगम का भ्रम। ये कनिंगम कौन थे, एक बहुत बड़े पुरातात्विक एक डायरेक्टर थे, जो इनके बारे में देखिए पढ़िए। ये कौन थे, डायरेक्टर जनरल थे। देखिए ये क्या थे, कनिंगम जो थे, एक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर क्या थे, डायरेक्टर जनरल कनिंगम थे। तो इनका कुछ भ्रम था, कुछ मिथ था। अब क्या था, अब उसको देखिए दोस्तों। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंगम, यह एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भारत के पहले पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे, तो कनिंगम थे। इसको आप नाम याद रखिए, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कनिंगम, डायरेक्टर जनरल कनिंगम 19वीं शताब्दी के मध्य, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक, 19वीं शताब्दी यानी 1850 के लगभग 19वीं शताब्दी उस समय का ये रहेगा।
और 20वीं शताब्दी यानी 1900 से आपका जो समय रहा है यह, और 21वीं शताब्दी यानी जो हमारा ये 2000 का ये जो समय चला ना, ये 2000 का, ये 2000 वाला 21वीं शताब्दी, ये 2000 वाला है, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि 19वीं शताब्दी के मध्य पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए गए, यानी 19वीं शताब्दी के यानी 1850 के लगभग क्या हुआ, भारत में उत्खनन प्रारंभ किए। तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों यानी खोजों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य तथा अभिलेख का ही प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यानी 1850 के दशक में भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में क्या होता था, जो पुरातात्विक थे वो अपने खोजों के लिए, इतिहास को जानने के लिए वो आमतौर पर क्या लिखित साक्ष्यों का ही बड़े पैमानों पर प्रयोग करते थे, जिसमें ताम्र हुआ, साहित्य हुआ, पत्र हुआ, इस तरह के ही प्रयोग करते थे। प्रयोग क्या करते थे, उसको जब प्रयोग करते थे यानी उसका प्रयोग अधिक पसंद करते हैं। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तथा उसके बाद के कालों के रहे। यहाँ तक ये भी बता रहा है जो कनिंघम थे उनकी भी जो रुचि क्या थी, जो रुचि थे वो 6ठी शताब्दी किसमें थी, मुख्य रुचि आरंभिक इतिहास यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व था। यानी जो ऋग्वेद काल था, जो वैदिक काल था आपका, या जो बुद्ध काल था, जिन उनके बारे में जानने की इनकी विशेष रुचि थी, क्योंकि उनकी भाषा स्वाभाविक से उस समय पढ़ी जा चुकी थी, बहुत ज़्यादा लिखित साक्ष्य में मिलता था, और बहुत से कारणों की वजह से 4ठी शताब्दी का अध्ययन बाकी ईसा पूर्व के तुलना में आसान हुआ। तो इसलिए जितने भी पुरातात्विक विभाग के जो लोग थे वो अधिकांश तौर पर उनका झुकाव किस पे था, इन चीज़ों पर था, रुचि इन पे था, ऐतिहासिक चीज़ों को जानने में था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। तथा उनके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच महाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री द्वारा छोड़े गए वृत्तांत का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण प्रतिलेखन किया। यहाँ तक इसमें ये बता रहा है कि उनके बाद के कालों में यानी उनके 6वीं से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के जो काल है उसमें से आए जो 6वीं 4ठी शताब्दी के बाद के जो काल ले रहे हैं, या जैसे कि 4ठी ईसा पूर्व हो गया, 6वीं ईसा पूर्व हो गया, इस समय चीनी बौद्ध यात्री आए, जैसे चीनी बौद्ध तीर्थयात्री आए, उनके द्वारा बहुत सारे अभिलेख छोड़े गए, बहुत सारे अभिलेख लिखे गए, उनका प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते थे 6वीं और 4ठी शताब्दी को जानने में। अब हमारा सवाल यह उठ रहा है, हम हड़प्पा सभ्यता को पढ़े हैं, तो हड़प्पा सभ्यता का 4ठी और 6ठी शताब्दी से क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। बस यह बताया जाए कि वर्तमान समय 19वीं शताब्दी के मध्य तक जितने भी पुरातात्विक थे उनकी विशेष तत्व रुचि 6ठी से 4ठी शताब्दी को जानने में था। हालांकि जिस व्यक्ति की रुचि जिस कालखंड में रहेगी, इसलिए उसको कोई भी अवसर मिल जाएगा तो उस कालखंड को जोड़ने का ही प्रयास करेगा। तो ऐसा ही क्या हुआ, कनिंघम के साथ ही हुआ, देख सकते हैं। तो उसके पीछे सांस्कृतिक का महत्व भी थे। हड़प्पा जैसी परिस्थिति में चीनी तीर्थयात्री या यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। हड़प्पा जैसा हड़प्पा जैसा जो पूरा स्थल था चीनी तीर्थयात्री या यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था। कनिंघम के अन्वेषण यानी खोजों के ढांचे में उपयुक्त नहीं बढ़ता था, इसलिए हालांकि हड़प्पा पुरावस्तु 19वीं शताब्दी के कभी कभी मिलती थी, यानी 1850 के दशक में, उसमें क्या कनिंघम के दौर में हड़प्पा सभ्यता के क्या बहुत नहीं लेकिन एक आध दो क्या होते पुरातात्विक वस्तुएं जो थे क्या मिलती थी, लेकिन फिर भी वो क्या होते थे, वो समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तु कितनी प्राचीन है। यानी पहला तो आप ये देखिए, जो जनरल जो कनिंघम थे उनका क्या रुचि क्या था, 6वीं से 14वीं शताब्दी को समझने में। और उस दौर में 1850 के दशक में क्या होता था, 19वीं सदी के मध्य में क्या होता था कि
कनिंघम को और जो अन्य पुरातत्व के जो लोग थे उनको क्या होता था, एक दो साक्ष्य मिलते थे लेकिन वो उसको नेगलेक्ट कर देते थे या वो समझने में असमर्थ रहे, असफल रहे कि ये वस्तु कितनी पुरानी। अगर उनको मान लीजिए कोई ये मिट्टी से बना हुआ एक बर्तन मिल गया तो क्या वो समझने में सफल नहीं कि ये कितनी पुरानी है। ये हमेशा क्या करते थे, जबरन जबरदस्ती क्या करते थे, इसको 6वीं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक को ही जोड़ कर देखते थे, जो उसके साथ फिट नहीं बैठती थी। अब आगे देखिए, एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया पर उन्होंने एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे अपरिचित थे। यानी एक अंग्रेज ने कनिंघम को क्या एक हड़प्पाई मुहर दी और उन्होंने कहा इसके बारे में छानबीन इसके बारे में जानकारी लीजिए, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, उस हड़प्पाई मुहर के समय तो दिया लेकिन वो ऐसे कालखंड पे ले जा रहे थे जैसे बौद्ध हुआ, ऋग्वेद का उस काल में लिया कर दिनांकित कर रहे थे, दावा कर रहे थे कि इसी काल का है। हालांकि वो उस के काल को नहीं समझ पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपने के पहले पहले शहर के साथ हुआ था। यानी उनका भी यही मत था बाकी पुरातात्विकों की तरह कि भारत में इंसानों को उद्भव गंगा नदी के किनारे यानी ऋग्वेद संस्कृति के काल से ही हुआ था। उसके पहले ऐसी कोई भी संस्कृति नहीं थी क्योंकि उस समय यह लोग जानकारी नहीं था 19वीं शताब्दी के मतलब। अब आगे देखिए, नहीं हुआ था, क्या दे रहा है, शहरों के साथ ही हुआ था क्योंकि उनका यह मानना था ना कि भारत में जितनी भी सभ्यताएं हैं, कहीं भी भारतीय उपमहाद्वीप, उन सभी उपमहाद्वीप की सभ्यता ये जो गंगा नदी है, जब यहाँ पे लोगों का अस्तित्व आया तभी बाकी जगहों पर ही लोगों का अस्तित्व आया, उससे पहले नहीं। इनकी विचारधारा थी जो कि उस समय पूरी तरह से गलत थी, हालांकि वो चीज़ों को नहीं समझ पाए। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक हो गए। उनकी इस सुनिश्चित अवधारणा के चलते क्या हुआ, वो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को समझने में चूक कर पाए। ठीक है, ठीक चूक कर पाए। तो आगे अब देखिए, 10 एक प्राचीन सभ्यता कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में यानी 20वीं से 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में, आप देख सकते हैं दशकों में, ये एक व्यक्ति है दयाराम साहनी। देखिए ये दयाराम से देखिए, जॉन मार्शल, देखिए मैं इसको डेट वाइज लिख दूं, वर्ष 1921 में जॉन मार्शल, कौन, जॉन मार्शल 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल जो थे, जो अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल थे। ठीक है, इनके नेतृत्व में क्या किया था, द या राम साहनी ने क्या किया था, उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था। यहाँ देखिए दिया है कि कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक में दयाराम साहनी जैसे पुरातात्विकों ने हड़प्पा सभ्यता के मोहरों को खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों में कहा गया अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। यानी जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खनन कार्य किया, उसका मोहरे खोजे, अन्य पुरातात्विक वस्तुओं खोजे। अब तक इसे महत्व को समझा जाने लगा। अन्य पुरातात्विक राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता में मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो में खोज निकाली। और एक बात देखिए, एमसीक्यू के लिए भी एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। कौन सा टॉपिक है आप देख सकते हैं यहाँ पर, राखाल दास बनर्जी ने इन्होंने मोहनजोदड़ो में क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक मोहरे खोज निकाली थी जिसके अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर सन 1924 में भारतीय
पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल देख सकते थे। इसी खोजों के आधार पर वर्ष 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी के एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। यानी देखिए दोस्तों, घोषणा 1924 में हुई थी, अब कंफ्यूज मत हो जाइएगा। घोषणा जो हुई थी वो तो 1924 में हुई थी, लेकिन 1921 में उनके नेतृत्व में खुदाई का प्रारंभ किया। जैसे आप किसी चीज़ की खोज करेंगे तो उन चीज़ों को खोज करने में समय लगेगा, खुदाई करने में समय लगेगा, उनकी चीज़ों का क्या अध्ययन करने में समय लगेगा, और बाकियों से अध्ययन करके अपने कुछ ऐसे प्रमाण इकट्ठे किए हुए जिसके आधार पर आपने कहा ना ये सभ्यता बाकी सभ्यताओं से अलग एवं पुरानी है, अति पुरानी है। तो 3 साल तो इनको केवल लगे उस खुदाई कार्य करने में, उन चीज़ों को जानने में, और 1924 में क्या जॉन मार्शल ने विश्व के सामने एक नई प्राचीन सभ्यता की घोषणा की। जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। यानी इसमें लिखता था कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसने 3000 पीछे छोड़ा था। यानी जब जॉन मार्शल थे, जब वो डायरेक्टर जनरल पढ़े थे, तो उन्होंने जहाँ पर भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय इतिहास को जहाँ तपाया था, उन्होंने अपने खोज के समय क्या किया था, उन्होंने क्या किया था 3000 पीछे और भारत को किया मतलब 3000 पुराने और सभ्यता इतिहास को भारत की खोज की। ऐसा इसलिए क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा सभ्यता पर मिली मुहरें जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मुहरें मिली थी। पर इस प्रकार विश्व ने न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी मेसोपोटामिया के समकालीन था। यानी जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता है, वैसे मिस्र में एक मेसोपोटामिया नामक एक सभ्यता है, जिससे हमेशा ऐसा तुलना की जाती है कि दोनों एक दूसरे के समय था। जैसे वर्तमान में आप ले लीजिए, भारत है, रूस है, दोनों एक समय के हैं, एक समय का समकालीन समय एक ही है ना उनका समय का, तो ऐसा माना कि एक ही अब समकालीन है या एक समकालीन समय। तो बात है कि दोनों सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन ही थी। यानी दोनों का कालखंड, विकसित होने का कालखंड, पतन होने का कालखंड, और एकदम नगरीय नियोजन का जो कालखंड रहा है, एक ही समय में ही दोनों का हुआ। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलता होगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापार परिवर्तन काल था। भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विक दे रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं दिया है कि भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का कार्य करते थे। भारत में कार्य करने वाले एक पेशेवर पुरातात्विक थे। वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए थे। यानी ये क्या था, यूनान की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता से उन खोजों का भी उनके पास, दयाराम साहनी के पास एक अच्छा अनुभव था। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी। उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की उत्सुकता थी। यानी जो दयाराम साहनी थे और जॉन मार्शल थे, ये दो ऐसे व्यक्ति थे, इनके अंदर उत्सुकता थी कि प्राचीन समय में के जो लोग थे वो अपने दैनिक जीवन में किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे, उसको जानने में बहुत उत्सुकता थी। और इन लोगों ने जो भी खोज किया था, खोज लगभग क्या वो सफल हुई। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें बड़े स्तर पर यह बताया गया है कि जो दयाराम साहनी थे, इनका जो भ्रम था, इनको तो वही मुहरे चीज़ें मिली, लेकिन इन्होंने उसको एक गलत कालखंड के साथ जोड़ने की सोच किया कि जो भी मुहरे मिले, जो भी वस्तु मिले, सब गंगा घाटी के मैदान से जुड़े हुए लोग हैं, उसके कालखंड में हैं। जबकि दयाराम साहनी ने और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसका क्या स्पष्ट किया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ शब्दावली थे। पूरा स्थल, टीले और स्तर, ये 3 शब्द दिए कि पूरा स्थल क्या होता है, टीले क्या होता है और स्तर क्या होता है। दोस्तों इसको मैं बता देता हूँ। देखिए,
पुरातात्विक यानी जो इतिहास का जन्म है वो पूरा वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि के खंड के अनवर उपयोग में तथा पुनः उद्योग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, उन्हें टीला कहते हैं। कहने का टीला आप देखिए समझे, जैसे मान लीजिए दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल तो समझता, मान लीजिए कोई संरचना है, गाँव है, यहाँ के लोगों का अकाल मृत्यु हो गई, लोग सभ्यता समाप्त हो गया, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद क्या होगी, भौगोलिक कारणों के यहाँ धूल मिट्टी उड़ 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 कर ये पूरा जो सभ्यता अपने आप ढक जाएगी, एकदम ढक जाएगी। फिर उसके बाद हजारों सालों बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर नई सभ्यता का जन्म। जो लोग थे, जानवर पशु पक्षी सब सड़ गल जाएंगे, मर जाएंगे, उनकी सभ्यता एकदम धूल मिट्टी दब के कुछ इस तरह बराबर हो, एक सफेद जमीन हो जाएगी। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप इस तरह से समझिए। मान लीजिए ये एक मकान है, इस तरह से घर है किसी का, इस तरह का किसी का घर है, इस तरह का मान लिया घर है किसी का, ये सभ्यता क्या नष्ट हो गई पूरी तरह से। तो कुछ समय बाद जीव जंतु आदमी वस्तु सारे सारे मरे, उनके सत्य के अवशेष का डिकम्पोज हो जाएंगे, यानी तो मिट्टी हो जाएंगे। फिर धूल मिट्टी के कारण क्या होगा, धीरे 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 चीज़ें भट जाएंगी, बट एक समतल जमीन बन जाए। समतल जमीन को कैसा हो जाएगा, इस तरह का, क्या एक समतल जमीन हो जाएगा, इस तरह का एक ऐसा समतल जमीन हो जाए, ऐसा ऐसा समतल अब जमीन हो जाए ऐसे। अब इस तरह से क्या हो गया, समतल जमीन हो जाएगा इस तरह से, समतल अब दोस्तों अब जमीन हो गया। अभी यह सभ्यता खत्म हो गई, समतल जमीन हो गया। अब इस तरह देखिए समतल जमीन हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब क्या है, समतल जमीन हो गया। अब फिर क्या होगा, अब जब नई सभ्यता के लोग आएंगे, नई सभ्यता के लोग आएंगे, अब जब फिर नए सभ्यता के लोग आएंगे तो इसके ऊपर कुछ इस प्रकार की, अब ये इस तरह के घर, इस तरह के इस तरह घर, कुछ इस तरह के घर जो है बना के ये रहेंगे। फिर बाद में जब कहीं पर कोई खेती, जैसे मान लीजिए कोई खेती कर रहा है, जब खेती करेगा तो कुछ चीज़ें मिल जाएगा, ऊपर ही ऊपर कुछ चीज़ें, या खजाने के लालच और अंदर खरीदते हैं, मान लो कोई घर रहा होगा तो कोई कुछ चीज़ से मिल जाएगा। तो इस तरह की क्या, तो ये इस तरह की चीज़ हो गए। तो अब ये जो यहाँ पर पहले क्या, जो कि एक बस्ती थी, जबकि अब पूरी तरह मिट्टी में दम गई है, उसके ऊपर इन लोग घर बना चुके। तो ये नीचे वाली जो संरचना है आपकी हमारी, ये टीला हो गई। ये पुरातात्विक का ना, ये टीला, इस टीले पर ही लोगों का घर बना। अब अगर आप देखें मैप के अनुसार समझे, देखिए जो ये हमारा, ये जो हमारा, ये जो हमारा इतना जो भूभाग है ये वाला, मैं छोटा मैप बना के बताता हूँ आपको। मान लीजिए भारत है और ये पाकिस्तान का इलाका है। तो ये वाला जो इलाका है दोस्तों, ये वाला जो दोस्तों इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका है, ये टीलों पर ही बना लोगों का घर है। अगर उनके घरों को हटाया देखा जाए तो बहुत सा सभ्यता, बहुत से पुरानी चीज़ें हमको मिल सकती हैं। ये ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है। तो टीला का ये जगह है, यहाँ पर लोग रहते थे। लोगों की मृत्यु के समय तो इसके ऊपर आपने इस तरह से घर अपने बना दिए, तो ये टीला हुआ। तो टीला का मतलब इसका तो टीला का मतलब भूमिखंड के अवतरण, उपयोग तथा पुनः उपयोग के आवासीय मलबों का निर्माण हो जाना, ये टीला कहते हैं। टीला आपका ये हुआ, ठीक है दोस्तों। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की परिस्थिति में हवा, पानी, क्रियाशील और कटाव के कारण भूमिखंड स्वरूप में बदला हो गया। यानी यहाँ पर बहुत सारे बारिश हुआ तो मिट्टी का आके यहाँ पर जमा होना, हवाओं के द्वारा धूल मिट्टी आके यहाँ पर जमा हो जाना, उन चीज़ों के कारण क्या वो चीज़ें एकदम बराबर एकदम जमीन में रूप में हो गए। कटाव के कारण भूमि खंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परि
परितज्ञ स्तरों जिन्हें बजाय स्तर कहा जाता है की पहचान सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इस स्तरों के अध्ययन को क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली देखिए यहाँ अब स्तर एक चीज दिया गया। समानांतर तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी स्तर नवीनतम होते हैं। यानी ये बताया गया है स्तर का। अब ये समझे देखिए, ये जो सभ्यता थी, ये देखिए जो सभ्यता थी, ये सभ्यता जो थी, मान लो कोई सभ्यता बनी, कोई सभ्यता बनी, इतना दूर तक ये समाप्त हो गए, ठीक। उसके बाद फिर कोई सब दूसरी सभ्यता आई, यह रही, यह रही, यह रही, कुछ समय बाद ये भी समाप्त हो गए, ये भी समाप्त हो गए, यह भी समाप्त हो गए। कुछ समय बाद इसके बाद फिर को मान लो कोई तीसरी सभ्यता आई, यह रही इस तरह से, और किसी कारणवश क्या हुआ, ये भी समाप्त हो गए, ये भी क्या समाप्त हो गए। अब जो है फिर कोई मान लीजिए कोई नई सभ्यता आई, वह रही, वह इस तरह से रही, किसी कारणवश अब ये भी सभ्यता क्या समाप्त हो गए। उसके बाद अब क्या कोई चौथी सभ्यता ये इस तरह की सी आई, अब ये वर्तमान में है। तो सबसे पुरानी सभ्यता क्या है, ये नीचे वाली सबसे पुरानी सभ्यता है, सबसे पुरानी, फिर उसे थोड़ी सी नई, फिर थोड़ी सी नई, फिर थोड़ी सी नई, एकदम नई। तो ये बता रहा है कि स्तर में जितने अब नीचे अंदर जाएंगे, जो चीज़ें जितने नीचे मिली है वो क्या सबसे पुरानी सभ्यता है। जैसे एग्जाम्पल तो आप समझिए, मान लीजिए जमीन, हमने इसकी खुदाई की, हमें यहाँ पे एक बर्तन मिला, और यहाँ पर भी बर्तन मिला, यहाँ पर भी बर्तन मिला, ये बर्तन सबसे नया, फिर उससे थोड़ा सा पुराना, यह सबसे पुराना ये वाला है। ऐसा नहीं कि सबसे नीचे और सबसे नया है, सबसे ऊपर और सबसे पुराना, ऐसा नहीं है। तो ये क्या सब ये दिया गया है, अब देख सकते हैं कि सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते थे। प्राचीनतम सबसे पुराना, नवीनतम सबसे नए। स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान, इस तरह के स्तर को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता था। और स्तरों में मिली पूरा वस्तुओं को विशेष संस्कृति कालखंड से समृद्ध किया गया जा सकता है, जिससे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता, जिससे क्या एक पूरा स्थल का एक पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता था। उनके विकास की क्या चढ़ने रेखा स्थितियाँ, इस तरीके से क्रम वाइज, इस तरह 1 2 3 4 ऐसे करके आप क्रम वाइज क्या हम इसके चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं। देखिए जॉन मार्शल पुरातत्व के स्तर के विन्यास को पूरी तरह से अनदेखा कर पूरे टीले से समान परिमाण वाली नियत क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने वाली इकाइयाँ विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को भूमि सामूहिक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। ठीक है, इसमें ये बताने की कोशिश किया जा रहा है दोस्तों कि जिस तरह से उत्खनन करते थे उस जगह पे जो भी बहुमूल्य जो भी कीमती जानकारी थे उनके इस तरह के अरे गहरे उत्खनन से क्या होता था, उनकी बहुत सारी जानकारी का समाप्त हो जाती थी। नए तरीके का प्रश्न। सन 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने IMS व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर
के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेशन किया। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ ये बता रहा है मैं कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल बने IAM व्हीलन ने इस समस्या का निदान किया। यहाँ जो समस्या था उस समय क्या इस तरह से वहाँ का उत्खनन होता था, जिससे बहुत सी कीमती जानकारियाँ क्या थे वो समाप्त हो जाती थी। तो व्हीलन ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीलों के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व पद्धति के सैनिक परिशुद्धता का समावेशन किया। ये बहुत खास जानकारी ने, बस अब समझ लो। वैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज भौगोलिक सीमाओं का आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इसी कारण से भारतीय पुरातात्विकों ने भारत के पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कक्ष में हुए व्यापक समस्या से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषण से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगा, लोथर, राखीगढ़ी और हाल ही में धौलावीरा की खोज वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इसी प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अभी भी बाकी है। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ तक कुछ पुरातात्विक आमतौर पर एक सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने में इच्छुक है। यह दिया कि बहुत सारे अन्वेषण किए, बहुत सारे खोज के, उन खोजों के साथ हमें कालीबंगा, लोथर, राखीगढ़ी, धौलावीरा इत्यादि क्या हमको क्षेत्र मिले हैं, क्षेत्र होता है। और बहुत वहीं कुछ लोग विशेष पुरास्थलों, भौगोलिक स्थितियों के पीछे चिन्हित कारणों को समझने का प्रयास के लिए पुरावस्तु रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। सन 1980 के दशक में हड़प्पा पुरावस्तु में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगाए बढ़ती है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप में तथा विदेशी विशेष संयुक्त रूप से कार्य करने रहते हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करके मिट्टी पत्थर का प्रयोग करते हैं। देखिए दिया है कि 1980 के दशक में हड़प्पा पुरातत्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगाकर बढ़ती है। यानी 1980 के दशक आते आते क्या हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता थी वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों की रुचि बनने लगी। बहुत सारे लोग क्या उत्सुक हुए, विदेशी विशेषज्ञ भी क्या इसमें कार्य करने लगे। इस उपमहाद्वीप में बहुत सारे वैज्ञानिक भी जानने लगे। यहाँ के जो भी पत्थर थे, मिट्टी थे, जो बर्तन थे, उसके अवशेषों का उत्खनन करके क्या यहाँ की चीज़ों को जानने का पूरी तरह से उन्होंने क्या प्रयास किया। यानी 1980 के बाद यह हड़प्पा सभ्यता राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रसिद्ध हुआ। लोग इसके बारे में जानना चाहे। अब हड़प्पा में विलियर का जान लीजिए, पुरातत्व डायरेक्टर जनरल। आरंभिक पुरातात्विक कई बार साहस की भावना से कार्य करते हुए विलियम ने हड़प्पा से अपने अनुभव के विषय में लिखा। क्या लिखा? 1944 में मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात का पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवयुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा एक छोटे से रेलवे स्टेशन से गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की लंबे तागे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीलों, जो चांद की रोशनी के अवलोकन के समीप स्थित एक विश्राम गृह तक पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी से इस चेतावनी की कि हमें निरीक्षण अगली सुबह 5:30 से आरंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। के बाद प्रवेशद्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धैर्यपूर्वक बैठा छोड़ रहा था।
छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियारे 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 की रात की हवा की सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज के बीच हम सोने चले गए। अगली सुबह 5:30 बजे हमने छोटे से काफिले ने बालू के टीलों को ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर ही हम रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लग गए। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराहट हुई कर्मचारीगण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे जुनून के काम मुझे सनकी ना समझ ले। उन्होंने अपना एक पर्सनल अनुभव इसमें शेयर किया। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कोई खास चीजें नहीं था। ठीक है, अब आगे देखिए। धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति में पेन के करता हल्का थोड़ा सा हल्का कर दूं। धातु की वस्तु वनस्पति और जानवर के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अवशेष और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़ों का विश्लेषण सम्मिलित है। यह अन्वेषण भविष्य में परिणामी का आशा दिलाता है। ठीक है दोस्तों, अतीत को छोड़कर पूरा। देखिए दोस्तों, ये खंड आपका टॉपिक जो 11वां है। ठीक है, ये लास्ट आपका टॉपिक है। इसके बाद जो है आपका चैप्टर ये समाप्त हो जा रहा है। तो अगले पार्ट में दोस्तों हम अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या के इस टॉपिक को देखेंगे। साथ में हम प्रश्नों को भी देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ में मैं एक बात बता दूँ, कुछ ऐसे ही यहाँ पर टॉपिक जो इम्पोर्टेंट नहीं, जैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर फोकस मत कीजिए। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है आपका इम्पोर्टेंट, ये नहीं है आपका। ठीक है, ये नए तरीके का प्रश्न, ये आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है आपका। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है टीले क्या, इस पे एमसीक्यू 1 नंबर पूछ सकते, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो पैराग्राफ है, ये वाला जो है, ये इम्पोर्टेंट है। केवल इस पे आप 1-2 बार पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, बाकी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये कनिंगम का भ्रम, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यह हड़प्पा सभ्यता खोज, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लोग चीज़ों को समझ में आ गए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि किसी भी प्रकार का दोस्तों डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें। वीडियो देखने के लिए